चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। आज हम आपको जो खबरें दिखाने वाले हैं वो खबरों के साथ कुछ फैक्ट्स भी हमने ऐड किए हैं जिसे हमारी पत्रकारों की टीम, रिसर्चर्स की टीम और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराने वाले फैकल्टीज ने तैयार किया है। सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी से जुड़ी खबर की। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साल 2030 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका बजने वाला है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर फिर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साल 2030 तक 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई है। भारत 2019 में ब्रिटेन से ऊपर निकलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया था। सीईबीआर एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च सीईबीआर की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत महामारी के असर से रास्ते में थोड़ा लड़खड़ा गया है। इसी का परिणाम है कि भारत 2019 में ब्रिटेन से आगे निकलने के बाद इस साल ब्रिटेन से पीछे हो गया है। ब्रिटेन 2024 तक आगे बना रह सकता है और उसके बाद भारत आगे निकल जाएगा। साल 2020 में भारत से आगे निकल गया ब्रिटेन, ये समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि रुपए के कमजोर होने से साल 2020 में ब्रिटेन इसलिए फिर भारत से ऊपर आ गया। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2021 में भारत की विकास दर 9% और साल 2022 में 7% रहेगी। सीईबीआर का कहना है कि यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे आर्थिक रूप से ज्यादा विकसित होगा, देश की विकास दर धीमी पड़ेगी और साल 2035 तक ये 5.8% पर आ जाएगी। अर्थव्यवस्था के आकार में भारत साल 2025 में ब्रिटेन से, साल 2027 में जर्मनी से और साल 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा। संस्थान का अनुमान है कि चीन साल 2028 में अमेरिका से ऊपर निकलकर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत के इकोनॉमिक रिकवरी का एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसरो ने ऐलान किया है कि वो अपने गगनयान मिशन और भविष्य में होने वाले तमाम अंतरिक्ष मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्शन को विकसित करने में लगा हुआ है। यानी जो प्रदूषण होता है रॉकेट लॉन्चिंग के समय, उसको कम किया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने 26 दिसंबर 2020 को कहा कि महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए इसरो ग्रीन प्रोपल्शन विकसित कर रहा है। इस रॉकेट के हर चरण में उपयोग के लिए अपनाया जा सकता है। इसरो ने अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम आयन बैटरी बनाई है। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भी उपयोगी है। आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि पर्यावरणीय क्षति पर रोक लगाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजीज को अपनाया जाए। इसरो ने इसरोसेन को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो कन्वेंशनल हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल के विकल्प के रूप में कैरोसिन का एक रॉकेट ग्रेड वर्जन है। इसरो ने 5 मई 2017 को लॉन्च किए गए साउथ एशिया सैटेलाइट में ऑपरेशंस रखने के लिए स्टेशन पर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि साल 2017-18 के दौरान पत्थलगड़ी आंदोलन के दौरान जितने भी केस दर्ज किए गए थे उनको ड्रॉप किया जाएगा। हालांकि अभी राज्य सरकार अदालत में ये अर्जी दायर करेगी और इसका ऑफिशियली अभी होना बाकी है, लेकिन सरकार ने ऐलान कर दिया है। इस खबर में हम ये समझेंगे कि पत्थलगड़ी आंदोलन आखिर है क्या। झारखंड सरकार ने सभी मामलों को ड्रॉप करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार को अभी भी मामलों को वापस लेने के लिए अदालत में एक अनुरोध भेजना है, जिनमें से कई में पिछली सरकार द्वारा दायर राजद्रोह के आरोप भी शामिल हैं। अब पत्थलगड़ी आंदोलन है क्या, ये समझ लीजिए। पत्थलगड़ी शब्द झारखंड में आदिवासी लोगों के मकबरे पर पत्थर की पट्टियों के निर्माण के एक आदिवासी रिवाज से लिया गया है, जिसमें 32 आदिवासी समुदाय हैं। When the provisions of the Panchayat Extension to Schedule Areas Act (PISA) came into force, they started to practice of erecting stone plaques in villages, with provisions of the act inscribed on it. This was done to empower people belonging on the 5th schedule area on their legal and constitutional safeguards. The previous government had attempted to tweak Chota Nagpur Land Tenancy Act 1908 and the Sanathal Pargana Tenancy Act 1949, in which a tribal can buy or sell their land only to another tribal by passing an ordinance amending Land Acquisition Act Jharkhand Amendment in 2017 and awaited governor's approval. हालांकि आदिवासी समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध के कारण बिल कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इससे राज्य की राजधानी में हिंसा हुई और राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। इस विरोध के विस्तार के रूप में खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला,
पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र के आदिवासियों ने अपने गांवों में पीसा प्रावधानों के तहत पत्थर लगाना शुरू कर दिया, जो उनके अधिकारों को उजागर करता है, जिसे पत्थलगड़ी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की। अरुणाचल प्रदेश में रिसर्चर्स की एक टीम ने एक सांप की नई प्रजाति को खोजा है। ये प्रजाति घोंघा खाती है और बाकी प्रजातियों से काफी अलग है। इसकी खोज हुई है, आइए देखते हैं डिटेल में। शोधकर्ताओं के एक दल ने पूर्वी हिमालय की जीनस पैरिस के घोंघे खाने वाले सांप पारस गडूरी की एक नई प्रजाति की खोज की है। मेंबर्स ऑफ द स्नेक सब फैमिली पेरानाई आर स्ट्रिक्टली नॉक्टर्नल, arboreal and are one of the most fascinating groups of snakes that feed on rather unusual prey. They specialize in feeding on snails and present a remarkable case of dietary specialization where they have a symmetry in their dentition on the maxilla to devour prey like snails and slugs. डिटेल की बात करते हैं। शोध दल में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु और पुणे और सूरत के कॉलेज शामिल हैं। 25 जून से 5 अगस्त 2019 तक एक अभियान के दौरान सभी शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का सर्वेक्षण किया। क्षेत्र की किसी प्रजाति की यह तीसरी खोज है। दुर्भाग्य से यह क्षेत्र दिबांग घाटी के करीब है, जहां सरकार ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है, जिससे हो सकता है कि इन सांपों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाए। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में अब रुक करते हैं डिफेंस की खबर का। DRDO द्वारा विकसित की गई है कार्बाइन गन, जो 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। इसका फाइनल ट्रायल कर लिया गया है। अब DRDO के मुताबिक ये सेना के उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। DRDO के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले हफ्ते रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा है कि कार्बाइन विकसित की गई है। सेना द्वारा परीक्षणों के अंतिम चरण को भी पूरा कर लिया गया है और ये उपयोग के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के फाइनल ट्रायल के बाद अब इसे CRPF, BSF और राज्य पुलिस बलों के बेड़े में शामिल किया जा सकता है। यहां कार्बाइन शस्त्रागारों को आधुनिक और नई तकनीक से लैस करेगी। इसके साथ ही ये मौजूदा समय में सेना द्वारा इस्तेमाल हो रही 9mm कार्बाइन की जगह लेगी। DRDO ने बताया कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन कम रेंज के ऑपरेशंस के लिए एक खास हथियार है। इसकी खासियत है कि लगातार गोलीबारी के दौरान सैनिक इसे आराम से संभाल सकते हैं। ये इतनी हल्की है कि जवान केवल एक हाथ से भी आराम से फायरिंग कर सकते हैं और सटीक निशाना लगा सकते हैं। जॉइंट वेंचर प्रोडक्टिव कार्बाइन यानी JPVC एक गैस चालित सेमी ऑटोमेटिक हथियार है। DRDO की पूर्ण स्थित लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में इसका डिजाइन तैयार किया गया है। इस कार्बाइन के लिए गोलियां पुणे की एम्यूनिशन फैक्ट्री में तैयार की जाएंगी। जापान ने लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये इको फ्रेंडली कहा जा रहा है। जापान के मुताबिक इस लकड़ी के सैटेलाइट और इससे जुड़ी तमाम सामग्री की वजह से प्रदूषण में कमी आएगी। इसका लक्ष्य है साल 2023 तक लॉन्च करना है। जापान के 2 समूह क्योटो यूनिवर्सिटी और सुमिटोमो फॉरेस्ट्री अंतरिक्ष में पेड़ों के विकास और लकड़ी के सामानों पर रिसर्च कर रहे हैं, जहां लकड़ी के सैटेलाइट के जरिए स्पेस में कम से कम प्रदूषण करने का उद्देश्य है। ये सैटेलाइट को 3 साल बाद यानी साल 2023 में लाने की योजना बनाई गई है। अगला चरण 2024 में होगा, जहां जापान के दोनों समूह ब्रह्मांड में लकड़ी से बने अन्य निर्माण कार्य करेंगे, जिसमें स्पेस सेंटर जैसे निर्माण शामिल है। अगर ऐसा होता है तो जापान स्पेस की दुनिया में लकड़ी से बना सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला देश होगा। जापान का यह कदम प्रदूषण को रोकने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में लगभग 6000 टन मलबा भ्रमण कर रहा है। अंतरिक्ष में मानव निर्मित चीजें जमा हो रही हैं, जिनमें खराब और पुराने सैटेलाइट्स का कबाड़ है, जो सालों से घूम रहा है और इनका बुरा प्रभाव सही से काम कर रहे सैटेलाइट्स पर भी पड़ सकता है। इकोनॉमी का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने कई कंपनियों को राहत देने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में राहत देने की योजना बनाई है। The Ministry of Corporate Affairs notified the 3-month extension of the suspension of sections 7, 9 and 10 of the Insolvency and Bankruptcy Code, that is IBC in short. The MCA also notified 45 sections of the Amendment Companies Act, largely related to the discrimination and reduction of fines of various offences under the law in an early notification on 21st December 2020. केंद्र सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कई कंपनियों को राहत देने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दिवाला कार्रवाई को और 3 महीनों के लिए निलंबित रखने का प्लान बनाया गया है। सरकार के इस कदम से कर्ज लेने वाली ऐसी कंपनियों को राहत मिलेगी जिनका कामकाज कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुआ है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने आईबीसी के तहत कार्रवाई शुरू करने के मामले में फंसे कर्ज की न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी थी। इससे मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों, जिसे हम कहते हैं एमएसएमईज, को कर्ज लौटाने में चूक को लेकर दिवाला कानून के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई से राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत नया मामला लाने की कार्रवाई को निलंबित रखने की मियाद को भी 25 दिसंबर से और 3 महीने के लिए यानी 31 मार्च 2021 तक निलंबित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। भारत की सिमरनजीत कौर और मनीषा के घूसों से विरोधी पस्त। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भारत ने जीते 9 पदक। भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम वर्ग और मनीषा 57 किलोग्राम वर्ग ने जर्मनी में कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। मनीषा ने हम वतन साक्षी को 3-2 से हराया, जबकि सिमरनजीत ने जर्मनी की माया किल्हांस को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया। भारत ने इस कंपटीशन में 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वह संपूर्ण तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। शनिवार को पुरुष वर्ग में अमित पंघाल, जो कि 52 किलोग्राम कैटेगरी में थे, उन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। उन्हें फाइनल में वॉकओवर मिला था। अनुभवी सतीश कुमार 91 किलोग्राम से अधिक की कैटेगरी वाले इस खिलाड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, क्योंकि चोट के कारण वो फाइनल खेलने के लिए रिंग पर उतर ही नहीं पाए। सोनिया लाठेर 57 किलोग्राम, पूजा रानी 75 किलोग्राम, गौरव सोलंकी 57 किलोग्राम और मोहम्मद हसमुद्दीन 57 किलोग्राम कैटेगरी ने अपने अपने भार वर्गों में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में मेजबान जर्मनी और भारत के अलावा बेल्जियम, क्रोएशिया, डेनमार्क, फ्रांस, मालदोवा, नीदरलैंड, पोलैंड और यूक्रेन के मुक्केबाजों ने भी हिस्सा लिया था। ढेरों न्यूज एजेंसीज, ढेरों न्यूज सोर्सेज को फिल्टर करके उनको जो रिलायबल न्यूज है, जो क्रेडिबल न्यूज है, और उनमें जीएस के कुछ फैक्ट्स ऐड करके हम बहुत शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज तरीके से आपके बुलेटिन बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपके काम आ रहा होगा और अपनी तैयारी इसी तरह जोर शोर से करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।